इस एकेडमी में हर कोई जानता है कि ब्लैक स्मिथिंग डिपार्टमेंट सबसे बेकार माना जाता है। इसलिए जब हर डिपार्टमेंट के टॉप स्टूडेंट्स की डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होती है तो किसी को भी ब्लैक स्मिथ से कोई उम्मीद नहीं होती। सबसे पहले एरिना में आता है कॉम्बैट डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट। उसके सामने खड़ा किया जाता है एक स्पेशल सी रैंक कॉम्बैट रोबोट। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू होती है वो सिर्फ एक ही वार में उस रोबोट को चकनाचूर कर देता है। रोबोट के टुकड़े पूरे एरिना में बिखर जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स तालियों से उसका स्वागत करने लगते हैं। इसके बाद बारी आती है सपोर्ट डिपार्टमेंट की एक लड़की की, जो अपने पालतू रेवन के साथ मैदान में उतरती है। इस बार उसके सामने पहले से भी ज्यादा खतरनाक रीइंफोर्स्ड आर्मर वाला सी रैंक रोबोट लाया जाता है। लेकिन उसके रेवन के लिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। वह आसमान में ऊंची उड़ान भरता है और बिजली जैसी रफ्तार से हमला करते हुए रोबोट के बीचों बीच एक बड़ा छेद कर देता है। पूरा एरिना तालियों और चीखों से गूंज उठता है और सभी उसे एक असली जीनियस मानने लगते हैं। अब सबकी नजरें थीं ब्लैक स्मिथिंग डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि पर। सभी प्रोफेसर और स्टूडेंट्स को पूरा यकीन था कि पिछले दोनों स्टूडेंट्स के सामने उसकी बेइज्जती होना तय है। लेकिन तभी एरिना में एंट्री होती है हमारे एमसी सेह्यून की और यहीं से कहानी पलट जाती है। उसे कमजोर समझते हुए आयोजक उसके लिए सिर्फ एक डी रैंक रोबोट लेकर आते हैं, मानो वो बाकी स्टूडेंट्स के स्तर के आसपास भी नहीं है। लेकिन सेह्यून उस रोबोट को देखते ही शांत आवाज में कहता है, इसे हटा दीजिए, मेरी लड़ाई डी रैंक से नहीं होगी। अगर सच में टेस्ट लेना है तो मेरे सामने एक बी रैंक आर्मर्ड रोबोट लेकर आइए। सेह्यून की बात सुनकर पूरा एरिना हैरान रह जाता है। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ब्लैक स्मिथिंग डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट खुद ही बी रैंक आर्मर्ड रोबोट से लड़ने की मांग कर रहा है। फिर भी उसकी जिद पर वही रोबोट मैदान में उतार दिया जाता है। लड़ाई शुरू होने से पहले सेह्यून अपनी म्यान में रखी तलवार में धीरे धीरे माना भरना शुरू करता है। हैरानी की बात यह थी कि उसकी तलवार, कवच और बाकी सारा इक्विपमेंट उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। जैसे ही लोग उसके गियर की क्वालिटी देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऐसा शानदार हथियार तो उन्होंने बड़े बड़े मास्टर्स के पास भी नहीं देखा था। कुछ ही पलों में तलवार पूरी तरह चार्ज हो जाती है और उसकी धार से निकलने वाली 5 रंगों वाली रहस्यमयी ज्वाला पूरे एरिना को रोशन कर देती है। दूसरी तरफ बी रैंक रोबोट भी अपना एनर्जी आर्मर एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन सेह्यून के लिए वो भी बेकार था। अगले ही पल वो सिर्फ एक वार करता है और उस एक ही स्लैश के साथ रोबोट तो धूल बनकर उड़ ही जाता है, लेकिन उसके साथ एरिना का आधा हिस्सा भी गायब हो जाता है। धूल बैठने के बाद चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, यहां तक कि मैच होस्ट भी कुछ बोल नहीं पाता। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ये सेह्यून है कौन? और यहीं से शुरू होती है उसकी असली कहानी। अतीत में ली सेह्यून पूरी दुनिया का सबसे महान ब्लैक स्मिथ था। उसके बनाए हुए हथियार और कवच किसी चमत्कार से कम नहीं थे। लेकिन जब 5 डेमन किंग्स ने इंसानों का सर्वनाश करने के लिए पेरिशिंगसी को पूरी दुनिया पर छोड़ दिया, तब उसकी कला भी मानवता को बचाने के लिए काफी नहीं थी। इंसानों के सबसे ताकतवर हीरोज ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और आखिरकार डेमन किंग्स को मार गिराया। लेकिन ये जीत भी किसी हार से कम नहीं थी। दुनिया लगभग खत्म हो चुकी थी। ज्यादातर धरती उस भयानक पेरिशिंग सी में समा चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ विनाश ही बचा था। उस उजड़ी हुई दुनिया में मानवता का आखिरी ब्लैकस्मिथ ली सेह्यून अकेला खड़ा था। उसके साथ सिर्फ 3 ऐसे हीरोज बचे थे जो मौत के दरवाजे पर खड़े थे। वो भी सिर्फ इसलिए डेमन किंग्स को हरा पाए थे क्योंकि उनके पास सेह्यून के बनाए हुए हथियार और कवच थे। लेकिन अब उनका भी अंत आ चुका था। एक एक करके वे आखिरी सांस लेते हैं और सेह्यून के चारों तरफ बस अनंत तक फैला हुआ पेरिशिंग सी रह जाता है। चारों तरफ तबाही थी और पेरिशिंग सी हर सेकंड उसके करीब आती जा रही थी। लेकिन आखिरी पल तक भी सेह्यून ने एक ब्लैक स्मिथ की तरह सोचना नहीं छोड़ा। उसने अपने ही शरीर से निकले हुए स्पेशल बॉन्ड और का इस्तेमाल किया और अपनी जिंदगी का आखिरी हथियार बनाना शुरू कर दिया, एक रहस्यमयी डैगर। जैसे ही समुंदर की काली लहरें उसे निगलने वाली थीं, उसकी फोर्जिंग आखिरकार पूरी हो जाती है। बिना एक पल गंवाए सेह्यून उस डैगर को सीधे अपने सीने में घोंप देता है। अगले ही पल पेरिशिंग सी उसे पूरी तरह निगल लेती है। लेकिन तभी उस हथियार का छिपा हुआ स्किल एक्टिवेट हो जाता है, रिटर्न टू द ओरिजिन, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है। सेह्यून धीरे धीरे आंखें खोलता है और खुद से पूछता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? तभी एक आवाज आती है, कैंडिडेट ली, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ये नाम 31 सालों से उसने नहीं सुना था। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है और हैरान रह जाता है। उसके सामने वही जगह थी, बाबल एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद मरने से पहले उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम रही है। लेकिन फिर उसे अपना आखिरी बनाया हुआ हथियार याद आता है। उस डैगर की शक्ति, रिटर्न टू द ओरिजिन, सच में उसे अतीत में वापस ले आई थी। अपने ही बॉन्ड और से बनाया गया वो हथियार समय को पलटने की ताकत रखता था। तभी इंस्ट्रक्टर गुस्से में उसे डांटते हुए कहता है, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। अगर एग्जाम को सीरियसली नहीं लिया तो अभी बाहर निकाल दूंगा। सेह्यून धीरे से अपना हथियार उठाता है
लेकिन उसके दिमाग में पुरानी यादें और पछतावे घूमने लगते हैं। वो सोचता है, अगर मैंने पहले कदम उठाया होता, अगर मैंने कुछ फैसले बदल दिए होते, तो क्या भविष्य अलग हो सकता था। लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेता है। अब पास्ट के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। भगवान ने नहीं, मेरी अपनी बनाई हुई तलवार ने मुझे दूसरा मौका दिया है और इस बार मैं सबको बचाकर रहूंगा। यही सोच उसके चेहरे पर कई सालों बाद एक हल्की सी मुस्कान ले आती है। अब उसके सामने सिर्फ एक पहला लक्ष्य है, बैबल एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम पास करना। बाकी काम पुराने साथियों को ढूंढना, दुनिया को बचाना और उन 3 लोगों से दोबारा मिलना जिनके साथ उसने आखिरी लड़ाई लड़ी थी, वो सब बाद में होगा। अब सेह्यून बिना समय बर्बाद किए काम पर लग जाता है। पिछले जन्म के दशकों के एक्सपीरियंस ने उसके हाथों को इतना परफेक्ट बना दिया था कि जैसे ही वो फॉर्जिंग शुरू करता है, एग्जाम हॉल में मौजूद प्रॉक्टर की नजर सीधे उसी पर टिक जाती है। प्रोफेसर ध्यान से उसकी हर हरकत देखने लगते हैं। बाहर से देखने पर सेह्यून की हैमरिंग थोड़ी धीमी लग रही थी, लेकिन असल में उसकी हर स्ट्राइक एकदम परफेक्ट रिदम में थी। हर चोट के साथ निकलने वाली साफ और तेज ध्वनि बता रही थी कि ये कोई साधारण छात्र नहीं है। मटेरियल्स को ध्यान से जांचने के बाद प्रॉक्टर मन ही मन मान लेता है कि ये क्राफ्ट्समैनशिप बिल्कुल टॉप टियर है। वहीं असिस्टेंट हान भी उसके काम की क्वालिटी देखकर हैरान रह जाता है। दोनों को पूरा यकीन था कि इतना शानदार पीस तो आराम से एग्जाम पास करवा देगा। लेकिन तभी सेह्यून ऐसा काम करता है जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और एक ही झटके में उसे तोड़ देता है। इस नए जीवन में सेह्यून ने ठान लिया था कि वो सिर्फ पास होने के लिए कोई औसत चीज नहीं बनाएगा। उसकी नजर में ऐसा अधूरा काम उसके स्टैंडर्ड्स के लायक ही नहीं था। असिस्टेंट हान गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे लगता है कि सेह्यून जानबूझकर स्मिथी और एग्जाम की बेइज्जती कर रहा है। लेकिन सेह्यून बिल्कुल शांत आवाज में सिर्फ एक बात कहता है, मुझे इसे दोबारा बनाने का एक मौका चाहिए। हन तुरंत विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रॉक्टर उसे रोक देते हैं। वो साफ कहते हैं कि सेह्यून ने कोई नियम नहीं तोड़ा है, इसलिए उसे रोका नहीं जा सकता। फिर प्रोफेसर सेह्यून की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। लेकिन सेह्यून के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वो हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं इतनी मीडियोकर चीज को अपना काम कहकर जमा नहीं कर सकता। उसका आत्मविश्वास देखकर खुद प्रॉक्टर भी प्रभावित हो जाते हैं और उसे शुभकामनाएं देते हैं। हमारा एमसी एक बार फिर फॉर्जिंग शुरू करता है, लेकिन इस बार उसे एक बड़ी परेशानी का एहसास होता है। उसका दिमाग भले ही दुनिया के सबसे महान ब्लैकस्मिथ का हो, लेकिन उसका शरीर अभी भी एक जवान लड़के का था। उसके पास न पहले जैसी फिजिकल स्ट्रेंथ थी और न ही उतना माना। ऊपर से समय भी तेजी से खत्म हो रहा था। सेह्यून समझ जाता है कि अगर उसे इस हालात में जीतना है तो कोई शॉर्टकट ढूंढना होगा। तभी अचानक पूरे हॉल में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। दूसरे कैंडिडेट्स अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि सेह्यून अपने हाथों से इग्निशन स्टोन्स में सीधे माना इन्फ्यूज कर रहा था। एक स्टूडेंट घबराकर चिल्लाता है, पागल हो गए हो क्या? अगर उन स्टोन्स में आग लग गई तो वो सीधे फट जाएंगे। लेकिन हमारा एमसी सेह्यून किसी की भी चीख पुकार पर ध्यान नहीं देता। वो बिल्कुल शांत चेहरे के साथ उन इग्निशन स्टोन्स को उठाता है और सीधे जलती हुई फौज के अंदर फेंक देता है। अगले ही पल पूरा एग्जाम हॉल अफरा तफरी में बदल जाता है। बाकी कैंडिडेट्स घबराकर पीछे हटने लगते हैं। कोई चिल्लाता है, जल्दी फायर एक्सटिंग्विशर लाओ, तो कोई सोचता है कि अब बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। यहां तक कि असिस्टेंट हान भी घबरा जाता है और प्रोफेसर से कहता है, सर उसे अभी रोकिए वरना पूरा स्मिथ ही उड़ जाएगा। लेकिन प्रॉक्टर की आंखों में जरा भी डर नहीं था। वो शांत आवाज में हन से कहते हैं, घबराओ मत, आग के फ्लो को ध्यान से देखो, एक रूकी की तरह पैनिक मत करो। और तभी सबके सामने एक हैरान कर देने वाला नजारा दिखाई देता है। फौज के अंदर से 5 रंगों वाली एक विशाल अग्नि लपट उठती है, मानो कोई 5 कलर्ड फायर डीमन जन्म ले चुका हो। अलग अलग इग्निशन स्टोन्स की रेजोनेंस से बनी ये हाई टेम्परेचर फ्लेम्स किसी आम ब्लैकस्मिथ के बस की बात नहीं थी। ये एक बेहद हाई लेवल फॉर्जिंग टेक्निक थी, जिसमें माना कंट्रोल बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। सबसे खास बात यह थी कि इसमें बहुत कम माना खर्च होता था, लेकिन हीट कई गुना बढ़ जाती थी। बाकी कैंडिडेट्स बस अवाक होकर उस नज़ारे को देखते रह जाते हैं। सबको लग रहा था कि फौज किसी भी पल फट जाएगी, लेकिन उल्टा वो पहले से भी ज्यादा स्टेबल हो चुकी थी। तभी प्रॉक्टर की नजर फौज में रखे आयरन इनगट पर पड़ती है। उसका रंग धीरे धीरे बदल रहा था। वो तुरंत समझ जाते हैं कि सेह्यून इग्निशन स्टोन रेजोनेंस का इस्तेमाल करके तापमान बढ़ा रहा है और फॉर्जिंग प्रोसेस को कई गुना तेज कर रहा है। उसके चेहरे पर भी पहली बार हैरानी साफ दिखाई देने लगती है। लेकिन फिर वो घड़ी की तरफ देखते हैं। सिर्फ 30 मिनट बचे थे। इतनी शानदार टेक्निक होने के बावजूद उन्हें शक था कि क्या सेह्यून इतनी कम देर में अपना काम पूरा कर पाएगा। उधर सेह्यून लगातार हथौड़ा चलाए जा रहा था, लेकिन अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन सामने आ चुका था, उसका अपना शरीर। धीरे धीरे उसका माना खत्म होने लगता है और उसके शरीर को गर्मी से बचाने वाला प्रोटेक्टिव बैरियर भी टूट जाता है।
अब उसे फौज की भयानक गर्मी सीधे अपने शरीर पर सहनी पड़ रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें भारी हो चुकी थीं, लेकिन उसने हथौड़ा चलाना बंद नहीं किया। उसी पल सेह्यून मन ही मन एक कसम खाता है, जैसे ही ये एग्जाम खत्म होगा सबसे पहला काम मैं अपनी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करूंगा। लेकिन अभी आराम करने का समय नहीं था। सेह्यून अपने शरीर की सारी थकान और दर्द को नजरअंदाज करके आखिरी सेकंड तक फॉर्जिंग करता रहता है। आखिरकार इंस्ट्रक्टर की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, टाइम्स अप, सब लोग अपना काम रोक दो। और ठीक उसी पल हमारा एमसी अपनी मास्टरपीस को पूरा कर देता है। उसके हाथों में थी एक शानदार तलवार, 5 कलर्ड फायर ब्लेड। जैसे ही वो पूरी होती है उसे एक यूनिक आर्टिजन स्किल भी मिल जाती है। तलवार की क्वालिटी देखकर पूरा एग्जाम हॉल सन्न रह जाता है। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि एक स्टूडेंट इतना परफेक्ट हथियार बना सकता है। जजमेंट मशीन जब ब्लेड का इवैल्यूएशन करती है तो उसके रिजल्ट्स इतने ऊंचे आते हैं कि हर कोई हैरान रह जाता है। सेह्यून तो जैसे ये सब पहले से जानता था। वो बिल्कुल कैजुअली प्रोफेसर से कहता है, अगर चाहें तो आप इसके डिटेल्ड स्टैट्स भी चेक कर सकते हैं। उधर असिस्टेंट हान तो उसकी कला देखकर इतना प्रभावित हो चुका था कि वो बिना कुछ सोचे वहीं खड़े खड़े चिल्ला देता है, पास, ये लड़का एग्जाम पास कर चुका है। उसे तो इतना भी याद नहीं रहता कि पहले प्रोफेसर का ऑफिशियल डिसीजन आना बाकी है। एग्जाम खत्म होने के बाद सेह्यून को बुलाया जाता है प्रोफेसर किम इंशॉल के ऑफिस में। प्रोफेसर उससे पूछते हैं, क्या तुम अपने बनाए हुए काम से संतुष्ट हो? सेह्यून शांति से सिर हिलाकर हाँ तो कह देता है, लेकिन प्रोफेसर उसकी आंखों में छुपी हल्की सी निराशा को साफ महसूस कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि इतनी शानदार ब्लेड बनाने के बावजूद सेह्यून खुद इसे अपना बेस्ट नहीं मानता। फिर प्रोफेसर बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो कहते हैं कि सेह्यून को बाबल एकेडमी के रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में दाखिला लेने का विचार छोड़ देना चाहिए। उनके मुताबिक ये डिपार्टमेंट अब एक डूबता हुआ जहाज है, जिसकी पुरानी प्रतिष्ठा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन सेह्यून को यह बात पहले से पता थी। उसे अपने पिछले जीवन का पूरा भविष्य याद था। वो जानता था कि आगे चलकर बैबल का रिफाइनिंग डिपार्टमेंट बर्बाद हो जाएगा और वल्कन एकेडमी ब्लैकस्मिथिंग की दुनिया में नंबर 1 बन जाएगी। इसीलिए जब प्रोफेसर उसे वल्कन एकेडमी में जाने की सलाह देते हैं तो सेह्यून तुरंत उन्हें बीच में रोक देता है। वो पूरी दृढ़ता के साथ कहता है, वल्कन कभी सबसे बड़ा संस्थान नहीं बनेगा, क्योंकि बाबल में मैं दाखिला लेने वाला हूं और मैं खुद इस एकेडमी को बदल दूंगा। उसकी ये बात सुनकर खुद प्रोफेसर किम इंशॉल कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, अगर ऐसा है तो तुम्हें सबसे पहले इस डिपार्टमेंट का वैलेडिक्टोरियन बनना होगा। लेकिन हमारा एमसी बिना एक पल सोचे जवाब देता है, मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं है। स्टूडेंट लेवल पर भी मैं बाकी सबसे कई लीग ऊपर हूँ। अकादमी में वैलेडिक्टोरियन बनना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ टॉप स्टूडेंट का फैसला एक हाई स्टेक्स ऑफिशियल एग्जाम से होता है, जहाँ हर डिपार्टमेंट के 2 सबसे बेहतरीन छात्र आमने सामने आते हैं और आखिर में सिर्फ एक ही वैलेडिक्टोरियन टाइटल अपने नाम कर पाता है। बैबल एकेडमी एक विशाल भूल भुलैया की तरह है, जो 3 मुख्य डिपार्टमेंट्स में बंटी हुई है, कॉम्बैट, सपोर्ट और टेक्नोलॉजी। इन डिपार्टमेंट्स के अंदर दर्जनों मेजर्स और स्पेशलाइजेशंस मौजूद हैं। ऐसे माहौल में वैलेडिक्टोरियन बनना मतलब हर प्रतियोगी को पीछे छोड़कर खुद को द बेस्ट ऑफ द बेस्ट साबित करना। प्रोफेसर सिहून के टैलेंट से काफी इंप्रेस्ड होते हैं। वह इशारों इशारों में उसे वल्कन एकेडमी ज्वाइन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनकी नजर में इतनी शानदार ब्लैकस्मिथिंग टैलेंट वहीं ज्यादा चमक सकती है। लेकिन सिहून अपने फैसले पर अटल रहता है। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि उसके एडमिशन के बाद बैबल एकेडमी ही नंबर 1 स्कूल बनेगी। उसकी बात सुनकर प्रोफेसर को लड़का थोड़ा एरोगेंट जरूर लगता है, लेकिन साथ ही उसका आत्मविश्वास भी पसंद आता है। आखिर में वह मुस्कुराते हुए सिहून की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं कि वह उसके भविष्य को देखने के लिए उत्सुक हैं। जैसे ही दोनों हाथ मिलाते हैं, सिहून की खास बॉन्ड स्किल एक्टिवेट हो जाती है और प्रोफेसर के साथ लेवल 1 बॉन्ड बन जाता है। सिहून बिना समय गंवाए तुरंत उस बॉन्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसे एक दुर्लभ बॉन्ड स्टोन, फ्लेम बेयरिंग आयरन प्राप्त होता है। यह एक हाई ग्रेड मेटल है जिसकी बनावट लकड़ी जैसी दिखाई देती है। इसकी सबसे खास विशेषता यह है कि यह अपने अंदर फ्लेम्स स्टोर कर सकता है। बाद में अपने अपार्टमेंट में लौटकर सिहून उस मेटल को ध्यान से जांचता है। उसकी क्वालिटी तो शानदार है, लेकिन क्वांटिटी काफी कम है। आखिर बॉन्ड एक्सट्रैक्शन कोई साधारण क्षमता नहीं है। यह एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जो 2 लोगों के बीच बने रिश्ते की गहराई के आधार पर मानो हवा से ही दुर्लभ ऑरीज और मटेरियल्स को जन्म दे देती है। अभी सिहून का बॉन्ड लेवल इतना भी नहीं बढ़ा था कि वह उस दुर्लभ मेटल की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सके। ऊपर से बाकी फ्रेशमैन स्टूडेंट्स की तुलना में उसके सिस्टम स्टैट्स भी काफी कमजोर थे। एक पल के लिए वह गहरी सांस लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई निराशा नहीं होती। आखिर अतीत में वापस लौटने का मौका मिला है। ऐसे में कमजोर स्टैट्स कोई बड़ी कीमत नहीं है। वह खुद को याद दिलाता है कि अभी लालच करने का समय नहीं है। उसके पास भविष्य बदलने के लिए काफी वक्त है।
उसका असली लक्ष्य है पेंडेमोनियम को खत्म करना, वही खतरनाक संगठन जिसने सिर्फ मानवता को कुचला ही नहीं था बल्कि उन 6 डीमन डिविनिटीज को दुनिया में बुलाने के पीछे भी वही मास्टरमाइंड थे जिनकी वजह से पूरी सभ्यता का अंत हो गया था। अगर सिहून उन्हें रोकना चाहता है तो उसे हर संभव तरीका अपनाना होगा। वह किसी भी गलती या भविष्य की घटनाओं को भूलने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसी कारण उसकी अगली प्राथमिकता है कोई ऐसा आर्मामेंट या मेमोरी रिलेटेड स्किल हासिल करना जो उसकी यादों को सुरक्षित रख सके। अब उसका पहला लक्ष्य बैबल एकेडमी में एडमिशन पूरा हो चुका था, इसलिए उसकी योजना का सेकंड फेज शुरू होने वाला था। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमक उठती है। बॉन्ड लेवल इंक्रीज्ड। नई उपलब्धि के साथ एक नया स्किल भी अनलॉक हो जाता है, बॉन्ड इम्प्रिंट। एक हफ्ते बाद आखिरकार बेबल एकेडमी में उसका पहला दिन आ जाता है। अकादमी इतनी विशाल और भव्य थी कि सिहून लगभग रास्ता भटक जाता है। लंबे लंबे गलियारों और अनगिनत इमारतों के बीच घूमते घूमते वह मुश्किल से रिफाइनिंग रूम तक पहुंच पाता है। लेकिन जैसे ही वह क्लासरूम के अंदर कदम रखता है, उसका स्वागत किसी गर्मजोशी से नहीं बल्कि एक कड़क आवाज से होता है। उसके सामने खड़े थे माइकल बार्मिट, बोर्सिपा के वाइस डीन। माइकल बिना एक सेकंड गंवाए सिहून पर बरस पड़ते हैं। उनके अनुसार सिहून देर से आया था और उसका रवैया जरूरत से ज्यादा बेफिक्र लग रहा था। पास खड़े प्रोफेसर किम तुरंत उसकी तरफदारी करने की कोशिश करते हैं। वह याद दिलाते हैं कि अतिरिक्त परीक्षा शुरू होने में अभी पूरे 10 मिनट बाकी हैं, इसलिए तकनीकी रूप से सिहून लेट नहीं है। लेकिन माइकल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बार बार सिहून के एटीट्यूड और उसकी शांत निश्चिंत वाइब पर सवाल उठाते रहते हैं। इतनी देर से चल रही बहस को देखकर आखिर सिहून समझ जाता है कि प्रोफेसर किम उसे इस जगह से दूर रहने के लिए क्यों कह रहे थे। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि डिपार्टमेंट के स्टैट्स लगातार नीचे जा रहे थे, बल्कि उनका एकेडमी के हायर अप्स के साथ भी सीधा क्लैश चल रहा था। सिहून माहौल थोड़ा फ्रेंडली बनाने के लिए पास खड़े एक स्टूडेंट को ग्रीट करता है, लेकिन सामने से उसे पूरा कोल्ड शोल्डर मिल जाता है। माहौल इतना ऑकवर्ड हो जाता है कि वह खुद भी समझ नहीं पाता क्या बोले। तभी एक महिला आगे आती है और पूछती है कि क्या सभी लोग आ चुके हैं। जैसे ही वाइस डीन उन्हें डीन कहकर बुलाता है, सिहून की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह उन्हें तुरंत पहचान लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि बैबल एकेडमी के बोरिपा डिपार्टमेंट की डीन रियू यूनहा थीं। सिहून हैरान रह जाता है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी यहाँ क्या कर रही है। पिछले जीवन में रियू यूनहा उसकी रेगुलर कस्टमर हुआ करती थीं। वह एक एस रैंक पावर हाउस थीं जिनके पास एक बेहद खतरनाक यूनिक स्किल था। वह आर्मामेंट्स को डिवावर करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकती थीं। सिहून को उनका आखिरी समय भी याद आता है, जब उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा था कि उनकी सबसे बड़ी रिग्रेट यही रही कि वह कभी सिहून के हाई क्वालिटी गियर को खा नहीं पाई। तभी प्रोफेसर किम की आवाज उसे यादों से बाहर खींच लाती है। अब समय था एडिशनल एग्जाम का। रूल्स सुनने में सिंपल थे, लेकिन असल में काफी ब्रूटल। सभी पार्टिसिपेंट्स को सिर्फ 90 मिनट्स के अंदर ऐसा आर्मामेंट बनाना था जो पिछली एग्जाम में बनाई गई सोर्ड के साथ परफेक्टली पेयर हो सके। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी बाकी थी। इस बार उन्हें नॉर्मल फोर्ज नहीं बल्कि एक एल्केमी स्मिथी का इस्तेमाल करना था। उनके सामने अलग अलग ओआरईज का एक ह्यूज पाइल रखा गया था, जिसमें से सही मटेरियल चुनना भी चैलेंज का हिस्सा था। और ऊपर से प्रेशर को और बढ़ाने के लिए इस एग्जाम के जजेस खुद डीन रियू यूनहा और वाइस डीन थे। सिग्नल बजते ही सिहून ने अपना एप्रन कसकर बांधा और पूरी तरह अल्केमी स्मिथी पर ध्यान केंद्रित कर लिया। उसे पता था कि अगर शुद्ध मना से परफेक्ट रेजोनेंस नहीं बनाया तो एलिमेंटल एनर्जी बेकाबू होकर पूरी प्रक्रिया खराब कर सकती है। लेकिन तभी पीछे से एक ताना सुनाई देता है, क्या सिर्फ मटेरियल्स को घूरने से तुम्हारा मना बढ़ जाएगा? सिहून मुड़कर पूछता है कि क्या बात उससे कही गई है। जवाब में सुनहरे बालों वाला छात्र हांस बार्मेट घमंड से मुस्कुराता है। वहां उसके अलावा और था ही कौन। इससे पहले कि बहस बढ़े, प्रोफेसर किम बीच में आकर हांस को चुप रहने और परीक्षा पर ध्यान देने को कहते हैं। लेकिन हांस की आंखों में साफ दिख रहा था कि वह खुद को सबसे ऊपर समझता है। आखिर वह वाइस डीन माइकल का बेटा था। हांस को सिहून के कम मना लेवल पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। दूसरी तरफ उसने बचपन से ही बारे ट्रेनिंग ली थी, जो अल्केमी स्मिथिंग के लिए मशहूर मानी जाती थी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसका मना लेवल एक सेकेंड ईयर वैलेडिक्टोरियन के बराबर पहुंच चुका था। आत्मविश्वास से भरा हांस सीधे लैजराइट और हानम जेड उठा लेता है, दोनों ही बेहद उच्च स्तर के वाटर एलिमेंटल ओर्स। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो जीत पहले ही उसकी झोली में आ चुकी हो। दर्शक दीर्घा में बैठे डीन रयू यह सब देख रहे थे। प्रोफेसर किम चिंता जताते हुए कहते हैं कि वाटर एट्रीब्यूट ओर्स को फोर्ज करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि वे आग के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। एक छोटी सी गलती पूरी स्मिथिंग को नष्ट कर सकती है। लेकिन वाइस डीन माइकल हंस पड़ता है। उसके मुताबिक ये सब पुरानी पीढ़ी की चिंताएं हैं। आधुनिक अल्केमी इन सीमाओं से बहुत आगे निकल चुकी है। प्रोफेसर किम जवाब देते हैं कि चाहे अल्केमी कितनी भी आधुनिक क्यों न हो जाए, समय अब भी सबसे बड़ा कारक है।
किसी भी सिंथेसिस की सफलता कास्टर की क्षमता और गति पर निर्भर करती है। तभी माइकल एक ऐसा दावा करता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। मेरा बेटा किसी भी ओरे को सिर्फ 30 मिनट में सिंथेसाइज कर सकता है। पहले तो किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन जब हांस की रेजोनेंस स्पीड दिखाई देती है तो पूरा हॉल सन्न रह जाता है। उसकी गति एक सामान्य फ्रेशमैन से कई गुना अधिक थी। अब सबको समझ आने लगा था कि यह परीक्षा शुरुआत से ही निष्पक्ष नहीं थी। नियम चाहे सबके लिए समान हो, लेकिन जिस छात्र ने पूरी जिंदगी अल्केमी लैब में बिताई हो, उसके लिए यह मैदान पहले से तैयार किया गया था। प्रोफेसर के मन ही मन वाइसडीन को कोस रहे थे। उनकी खुली पक्षपातपूर्ण हरकत अब किसी से छिपी नहीं थी। इसी बीच डीन रयू की नजर सिहुन पर पड़ती है और उनकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। सिहुन ने वाटर ओर्स को हाथ तक नहीं लगाया था। उसने हाइड्रेट और क्रिम्सन फायर स्टोन्स चुने थे, बिल्कुल विपरीत तत्व वाले पत्थर, जो हांस की पसंद के ठीक उलट थे। पत्थरों को देखकर वाइसडीन माइकल मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस लड़के में अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा घमंड है। यहां तक कि हांस भी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सिहुन ने ये विपरीत तत्व वाले ऑर्स सिर्फ विरोध करने के लिए चुने हैं या फिर उसके पास सच में कोई योजना है। हांस की नजर में यह फैसला पूरी तरह बेवकूफी भरा था। सिहुन की मामूली मना क्षमता के साथ क्रिम्सन फायरस्टोन्स को नियंत्रित करना लगभग असंभव था। यह सोचकर हांस आराम से मुस्कुराने लगता है। उसे लगता है कि यह मुकाबला अब बेहद आसान होने वाला है। लेकिन तभी उसकी सोच अचानक रुक जाती है। सिहुन कुछ अजीब करता है। वह अपना नया स्किल बॉन्ड इम्प्रिंट सक्रिय कर देता है। स्किल का उपयोग करते हुए वह फ्लेम बेयरिंग आयरन को अपने दाहिने हाथ पर इम्प्रिंट कर लेता है। अगले ही पल उसका पूरा हाथ नियंत्रित गर्जन करती लपटों से घिर जाता है। हांस इसे देखकर तिरस्कार से हंसता है और इसे एक सस्ता दिखावा समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन सिहुन उसकी तरफ देखता तक नहीं। वह पूरी तरह अपने काम में डूब चुका था। दूसरी ओर वाइसडीन माइकल चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान लिए यह सब देख रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि सिहुन उन्हीं तत्वों वाली खनिजों के साथ उसी एट्रीब्यूट का उपयोग करके रेजोनेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी नजर में यह एक नौसिखिए की गलती थी, क्योंकि शुद्ध मना का इस्तेमाल करके एलिमेंटल मिनरल्स के साथ उसी एट्रीब्यूट में रेजोनेंस बनाने की कोशिश अक्सर एलिमेंटल ऊर्जा को बेकाबू कर देती है। और ऐसा होने का मतलब था एक भयानक दुर्घटना का सीधा निमंत्रण। वाइसडीन माइकल आराम से पीछे झुककर बैठा था। उसे पूरा यकीन था कि अभी एक बड़ा धमाका होने वाला है। लेकिन जिस हादसे का वह इंतजार कर रहा था वह कभी नहीं हुआ। इसके बजाय सिहुन की अग्नि शक्ति अचानक अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ जाती है। तेज चमक इतनी प्रचंड थी कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती हैं। फिर एकदम सटीक और बिना किसी गलती की हरकतों के साथ सिहुन सिंथेसिस पूरा कर देता है और अपना आर्मामेंट भी तैयार कर लेता है। उसने अपनी तलवार के लिए एक फायर एक्यूम्युलेटिंग शीट बना ली थी। पूरा कमरा खामोश हो जाता है जब आइटम की जानकारी सामने आती है। यह एक रेयर ग्रेड आइटम था। यह न सिर्फ भारी मात्रा में फायर एट्रीब्यूटेड मना को स्टोर कर सकता था, बल्कि यूजर को स्मोल्डरिंग वाइल्ड फायर नाम का स्किल इस्तेमाल करने की भी अनुमति देता था। उधर हांस अभी भी अपनी फोर्जिंग के बीच में था और उसके माथे पर पसीना बहने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सिहुन ने इतनी अस्थिर सिंथेसिस को बिना किसी समस्या के कैसे पूरा कर लिया। धीरे धीरे वह अपनी ही समझ पर शक करने लगता है और यहीं से हालात बिगड़ जाते हैं। ध्यान भटकने और अपने घमंड की वजह से हांस एलिमेंटल एनर्जी को इम्ब्यू करते समय सही टाइमिंग बिगाड़ देता है। उसके पिता तुरंत गलती पहचान लेते हैं और चेतावनी देते हुए चिल्लाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही सेकंड एक जबरदस्त विस्फोट पूरी लैब को हिला देता है। दोपहर तक रिफाइनिंग रूम धुएं और तनाव से भरा हुआ था, लेकिन वाइसडीन माइकल ने तुरंत हालात को अपने बेटे के पक्ष में मोड़ने की कोशिश की। वह मुकाबले को ड्रॉ घोषित कर देता है और हांस की चोट को बहाना बनाकर अंतिम फैसला बाद के लिए टालने की बात करता है। प्रोफेसर किम इस बात को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। वह बताते हैं कि यह दुर्घटना पूरी तरह हांस की अपनी लापरवाही की वजह से हुई है। इस पर माइकल पलटकर जवाब देता है कि प्रोफेसर किम को अपने छात्रों की सुरक्षा से ज्यादा परीक्षा के अंकों की चिंता है। लेकिन माइकल की गंदी चालें अभी खत्म नहीं हुई थी। वाइसडीन माइकल फिर से सिहुन की परफॉर्मेंस में खामियां निकालने लगता है। वह दावा करता है कि 5 मिनट से कम समय में फुल रेजोनेंस और हाई टियर मना आउटपुट हासिल करना किसी भी नौसिखिए के लिए असंभव है। उसके मुताबिक एक फ्रेशमैन का ऐसा करना मानव रूप से संभव ही नहीं है। दूसरी ओर सिहुन चुपचाप सब देख रहा था। उसके दिमाग में वही असली तकनीक चल रही थी जो उसने इस्तेमाल की थी। एक ऐसी विधि जो सामान्य स्मिथिंग के नियमों में आने ही नहीं वाली। ये एक ऐसा तरीका था जो आमतौर पर आर्मामेंट क्राफ्टिंग के लिए होता है, जब नॉर्मल फोर्जिंग काम नहीं करती। उसकी नजर में अल्केमी का मतलब ओरे को तोड़कर बनाना नहीं था, बल्कि उसके कोर को ढूंढकर उसे खुद विकसित होने देना था। असल में उसने एक फ्यूचर टियर शॉर्टकट इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे माइकल जैसे इंसान को समझाने का उसका कोई इरादा नहीं था। वह बस मासूम चेहरा बनाकर सबको देखता रहा।
माइकल इसी पर और भड़क जाता है और सिहुन को खुलेआम फ्रॉड कह देता है। वह कहता है कि एक फ्रेशमैन का रेयर ग्रेड आइटम बनाना सांख्यिकीय रूप से नामुमकिन है, इसलिए उसने जरूर चीटिंग की है। सिहुन अब सच में गुस्से में आने ही वाला था, लेकिन तभी डीन रयू की आवाज बीच में आ जाती है। सबको चौंकाते हुए वह माइकल से सहमत हो जाती है। वह आगे बढ़कर कहती है कि सिहुन की टैलेंट का कोई मतलब नहीं बनता। माइकल अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, सोचता है कि डीन अब लड़के को डिस्क्वालीफाई करने और री एग्जाम की बात करने वाली है। लेकिन तभी माहौल अजीब हो जाता है। डीन रयू का ध्यान नियमों पर नहीं था। वह उस शीत को घूर रही थी और उसके मुंह से लगभग लार टपकने जैसी हालत थी। वह पूरी तरह से कंट्रोल खोती दिख रही थी, मानो वह उस आर्मामेंट को काटकर छक लेने वाली हो। वह बस इस ख्याल पर रुकती है कि क्या वह कम से कम एक बार उसे चाट सकती है, और उसकी ये अजीब लालच पूरी रूम को स्तब्ध कर देती है। बाद में सिहुन बाहर निकलता है और अपने नए बनाए गए शीट के बारे में सोचता है। उसकी टाइमिंग थोड़ी ऑफ थी, जिससे उसका फाइनल प्रोडक्ट उसके अपने एक्सपर्ट नजर में अधूरा और अपरिपक्व लग रहा था। लेकिन फिर भी यह इतना था कि वाइस डीन के मुंह का स्वाद बिगाड़ दे। चलते चलते बारिट नाम उसके दिमाग में बार बार गूंजने लगता है। उसे लगता है कि उसने यह नाम कहीं सुना है। फिर अचानक उसे याद आता है। उसे एक्सप्लोसिव डॉग लुइस वैलेंट की कहानी याद आती है। लुइस ने बताया था कि उसने बैबेल में एक आर्मामेंट खरीदा था, जो बाद में फट गया और उसे स्थायी मना बर्न्स दे गया। सिहुन समझ जाता है कि हांस ही वह अक्षम ब्लैकस्मिथ था जिसने लुइस को जीवन भर की चोट दी थी। उसका असली प्लान 3 डॉग्स को ढूंढकर सुधारने का था, लेकिन वह अभी के लिए लुइस के रास्ते को छेड़ने से रुक जाता है, क्योंकि उसकी वही चोटें उसे एक्सप्लोसिव डॉग बनने की तरफ ले गई थीं। इसी बीच बोर्सिपा डिपार्टमेंट के कॉन्फ्रेंस रूम में तेज बहस चल रही थी। डीन रयू सिहुन को डिपार्टमेंट का वैलेडिक्टोरियन बनाने पर जोर दे रही थी, लेकिन बाकी प्रोफेसर संदेह में थे। जब वह गहरे स्वर में पूछती है कि क्या किसी को कोई आपत्ति है, तो माइकल धीरे से बोल पड़ता है। वह इसे आपत्ति नहीं बल्कि सुझाव की तरह पेश करता है और तंज कसते हुए याद दिलाता है कि वह हाल ही में डीन बनी है। बहस अब शीत पर आ जाती है। हालांकि यह प्रभावशाली है, बोर्ड इसे और गहराई से रिव्यू करना चाहता है। प्रोफेसर किम बीच में आकर कहते हैं कि भले ही क्राफ्टिंग में थोड़ा पॉलिश की कमी है, लेकिन मना का उपयोग और 5 कलर फायरब्लेड के साथ इसकी परफेक्ट कंपैटिबिलिटी पूरी तरह जीनियस है। एक प्रोफेसर रिपोर्ट को ध्यान से देखता है। स्टैट्स देखकर वो काफी इंप्रेस होता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं होता कि कोई फ्रेशमैन स्टूडेंट सच में ऐसा कर सकता है। तभी डीन रायू एक ऐसा बॉम्बशेल गिराती हैं कि पूरा बोर्ड चुप हो जाता है। वो बताती हैं कि जिस आर्मामेंट को सब लोग देख रहे हैं वो शायद सिर्फ 60% है उस चीज का जो सिहुने असल में बनाना चाहता था, और सबसे डरावनी बात यही है कि इतनी कमी होने के बावजूद उसका रिजल्ट इतना शानदार है। यानी अगर उसे पूरा मौका मिले तो उसका पोटेंशियल कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। बहस खत्म करने के लिए डीन रयू सबको सिहुने के वैलेडिक्टोरियन डेमोन्स्ट्रेशन में फ्रंट रो सीट देने का प्रस्ताव रखती है। उन्हें अपने फैसले पर इतना भरोसा है कि वो अपनी करियर तक दांव पर लगा देती हैं। वो साफ कहती हैं कि अगर डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद भी बोर्ड उनके फैसले को स्वीकार नहीं करता तो वो उसी वक्त अपने पद से रिजाइन कर देंगी। अगले दिन ओपनिंग सेरेमनी शुरू होती है। एम्परर लुडविग शूबर्ट मंच पर आते हैं और बाबल के इतिहास पर एक लंबा लेक्चर देना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि 5 साल पहले स्वर्ग ने मानव जाति के एवोल्यूशन के लिए टावर ऑफ हीरोज को धरती पर भेजा था, लेकिन उसी समय नीचे की दुनिया ने स्वॉम्प ऑफ पैंडेमोनियम को जन्म दिया, जिसने हर चीज को करप्शन की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। इंसानों को नई पॉसिबिलिटीज और शक्तियां मिली, लेकिन साथ ही एक भयंकर कैलामिटी भी पैदा हुई। समुद्र के बीचों बीच स्थित बाबेल तब से लगातार हीरोज तैयार कर रहा है। अब सम्राट नए छात्रों को भी उन्हीं हीरोज की कतार में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। साइहोन बूढ़े सम्राट को देखकर पहले ही समझ चुका है कि वो उतने सीधे सादे और नेक इंसान नहीं हैं जितना दुनिया उन्हें समझती है। आखिरकार अनाउंसर वैलेडिक्टोरियन डेमोन्स्ट्रेशन की घोषणा करता है और इस साल के टॉप कैंडिडेट्स को मंच पर बुलाया जाता है। जैसे ही सीहन स्टेज की तरफ बढ़ता है, उसे अपनी पिछली जिंदगी के वो सारे एरोगेंट जर्क्स याद आने लगते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ टॉप स्टूडेंट होने की वजह से खुद को दुनिया का बादशाह समझते थे। लेकिन अब जब वैलेडिक्टोरियन डेमोन्स्ट्रेशन उसकी आंखों के सामने शुरू होने वाला है, तो उसे समझ आने लगता है कि उनमें इतना एटीट्यूड आखिर था क्यों। अनाउंसर चैलेंज के रूल्स समझाता है। सभी कैंडिडेट्स को मैरियोनेट फैक्ट्री ऑटोमेशन मॉडल 9 द्वारा बनाए गए एक गोल्डन यूनिट के खिलाफ लड़ना होगा। ये कोई साधारण प्रैक्टिस डमी नहीं है। इसकी कॉम्बैट परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त है कि ये एक सी रैंक हीरो के साथ भी बराबरी से स्पार कर सकता है। रोबोट को देखते हुए सियाहुन सोचता है कि बिना किसी वेपन के क्या ये मार्शल आर्ट्स भी इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन कॉम्बैट डिपार्टमेंट के वैलेडिक्टोरियन जेक मायर्स का होता है। उसे देखते ही सिहुन पहचान लेता है कि ये मशहूर मायर्स फैमिली का तीसरा बेटा है, एक ऐसा क्लैन जो अपनी लेजेंडरी सोर्ड्समैनशिप के लिए जाना जाता है।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जेक की असली ताकत तलवार नहीं बल्कि हैंड टू हैंड मार्शल आर्ट्स लगती है। जेक रोबोट के सामने फाइटिंग स्टांस लेता है और मैच शुरू होते ही गोल्डन यूनिट बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ झपट पड़ता है, मगर जेक आराम से अटैक डॉज कर देता है। रोबोट दूसरा वार करता है लेकिन जेक फिर नीचे झुककर उसे मिस करा देता है। मशीन लगातार हमला करती रहती है और जेक हर बार हल्के कदमों से बच निकलता है। कुछ देर तक यही सिलसिला चलता रहता है, फिर जेक एक कदम पीछे हटता है। उसकी आंखों में देखकर साफ पता चल रहा था कि अब डिफेंसिव खेल खत्म हो चुका है। अचानक वो एक जंगली शिकारी की तरह आगे लपकता है और अपना मुक्का सीधे रोबोट के पेट में दे मारता है। इम्पैक्ट इतना भयानक होता है कि रोबोट की मेटल प्लेटिंग अंदर तक धंस जाती है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। ऑडियंस की आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं। जेक को देखते हुए सीहन को अपनी पिछली जिंदगी याद आती है। तब यही लड़का मुश्किल से अपनी मिड-20s तक जिंदा रह पाया था और ए रैंक हीरो बनकर मर गया था। लेकिन अभी उसके सामने खड़ा जेक कुछ और ही कहानी बता रहा था। ये कोई साधारण प्रतिभा नहीं थी, ये एक वंस इन अ डेकेड प्रोडिजी था। और यही बात सीहोन को सबसे ज्यादा परेशान करती है। इतना असाधारण टैलेंट रखने वाला इंसान आखिर इतनी कम उम्र में कैसे मर गया? लेकिन जेक सिर्फ एक पंच मारकर रुकने वालों में से नहीं था। रोबोट लड़खड़ाने ही वाला था कि जेक तुरंत दूसरा हमला कर देता है। इस बार इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि पूरी मशीन छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। मेटल के पीसेस पूरे अरीना में उड़ने लगते हैं। जेक गहरी सांस छोड़ता है और हल्की मुस्कान के साथ मजाक करता है कि अब जाकर उसका शरीर थोड़ा वार्म अप हुआ है। अनाउंसर भी कुछ पल के लिए शॉक में पड़ जाता है, लेकिन फिर तुरंत खुद को संभालकर उसकी तारीफ शुरू कर देता है। एक ऐसी ऑटोमेशन जिसके पास सी रैंक हीरो जितनी कॉम्बैट पावर हो, उसे सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ से डिस्ट्रॉय कर देना कोई मामूली बात नहीं थी। ऐसे प्रदर्शन के बाद बाकी कैंडिडेट्स पर प्रेशर आना बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन अगली वैलेडिक्टोरियन को देखकर सियाहुन समझ जाता है कि शायद उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब बारी थी सपोर्ट डिपार्टमेंट की टॉप स्टूडेंट इनु एरिका की। उसे देखते ही सियाहुन की आंखें हल्की सिकुड़ जाती हैं। वो जापान की 3 महान फैमिलीज में से एक इनु फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी। बचपन से ही स्पॉटलाइट में रहने की आदत थी, इसलिए ऑडियंस की हजारों निगाहें भी उसे जरा सा नर्वस नहीं कर सकती थीं। अपनी पिछली जिंदगी में सियाहुन उसे अच्छी तरह जानता था। वो आगे चलकर एक एस रैंक हीरो बनी थी और उसके पास एक मिथिक ग्रेड आर्मामेंट भी था। लेकिन उसका अंत बेहद दुखद रहा। किसी समय बाद करप्शन ने उसे निगल लिया था। वो एक भयानक मैग में बदल गई थी और आखिरकार उसके अपने परिवार को ही उसे मारना पड़ा था। उस याद को सोचकर सियाहुन मन ही मन फैसला करता है कि उससे जितना हो सके दूरी बनाकर रखेगा। वो किसी ऐसे इंसान के साथ उलझना नहीं चाहता था जिसका भविष्य इतना खतरनाक होने वाला हो। लेकिन जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आता है, एरिका अचानक पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखती है। उनकी नजरें एक पल के लिए मिलती हैं, फिर बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ जाती है। इस बार उसके सामने जो मॉडल 9 खड़ा था वो पहले वाले से अलग था। उसके पूरे शरीर पर भारी आर्मर लगा हुआ था और उसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटी पहले रोबोट से लगभग 1.5 गुना ज्यादा थी। एरिका शांत भाव से अपनी कमर पर बंधा एक छोटा सा पिंजरा खोलती है। अंदर से एक छोटा पक्षी बाहर निकलता है। उसी क्षण उसकी एक आंख रहस्यमयी रोशनी से चमकने लगती है। वो पक्षी की तरफ देखते हुए धीरे से आदेश देती है, गो। अगले ही पल वह पक्षी एक तीखी चीख के साथ आसमान में उड़ जाता है।